डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे घूर्णन स्पेक्ट्रा पर समस्थानिक प्रभाव, आइसोटोपिक इफ़ेक्ट ऑन रोटेशनल स्पेक्ट्रा। वो जो हमारा टॉपिक था वो लास्ट क्लास में हमने यहाँ से कवर कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक होगा अदृढ़ घूर्णी का गुणात्मक विश्लेषण। अब देखिए, अभी तक हमने किसका अध्ययन किया है? दृढ़ घूर्णी का। किसका अध्ययन किया है हमने? अभी तक दृढ़ घूर्णी का अध्ययन किया है। ये अदृढ़ घूर्णी है, ये पूर्णी नहीं है। क्या है ये? अदृढ़ घूर्णी। तो यहाँ से हमने अभी तक दृढ़ घूर्णी जो था उसका अध्ययन किया है। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा टॉपिक हमारा? अदृढ़ घूर्णी का गुणात्मक विश्लेषण, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन रिजिड रोटर। तो यहाँ से देखिए, जो दृढ़ घूर्णी होता है, दृढ़ घूर्णी नॉन रिजिड अर्थात अदृढ़ घूर्णी की भांति किस प्रकार से व्यवहार यहाँ पे करता है। उसको यहाँ पे हम समझाएंगे। तो जैसे दृढ़ घूर्णी हमने पढ़ा, रिजिड रोटर हमने पढ़ा। वो रिजिड रोटरी जो है वो किसकी भांति व्यवहार करने लग जाए? अदृढ़ की भांति यहाँ से व्यवहार करने लग जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? अदृढ़ घूर्णी। और इसका जो गुणात्मक विश्लेषण है, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन जो है वो किस प्रकार से यहाँ पे किया जाता है। इसकी जो एनर्जी है उसका मान यहाँ पे किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ से जो इसमें ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम यहाँ से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें आप क्या कह सकते हो? जैसा कि जानते हैं कि द्विपरमाणु कणों में प्रत्येक बंध दृढ़ रिजिड नहीं होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको इसमें ध्यान रखनी है कि द्विपरमाणु कणु जो होते हैं, द्विपरमाणु का मतलब क्या होता है? कितने परमाणु उपस्थित होंगे उसमें? 2 परमाणु यहाँ पे उपस्थित होंगे। तो जो दोनों परमाणु हैं उनमें क्या निश्चित नहीं है कि प्रत्येक जो बंध होगा, कोई भी जो परमाणु भी 2 परमाणु हैं जो आपस में अटैच रहेंगे। तो आपस में अटैच किसी ना किसी बॉन्ड के द्वारा ही तो होते हैं वो। तो उनके मध्य में जो बंध बनता है वो दृढ़ नहीं होता है। दृढ़ तो होते हैं, उनमें जो बॉन्ड्स बनते हैं उनमें से कुछ बॉन्ड क्या होते हैं? दृढ़ पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से सभी जो बॉन्ड्स हैं वो दृढ़ नहीं पाए जाते हैं। तो उनमें से सभी जो बंध हैं वो दृढ़ नहीं पाए जाते हैं। सभी बंध विस्तार के लिए प्रत्यास्थ इलास्टिक होते हैं और इनमें जो ये द्विपरमाणु जो अणु होते हैं इनमें सभी जो बंध होते हैं विस्तार के लिए क्या होते हैं? प्रत्यास्थ होते हैं, इलास्टिक होते हैं। प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है? प्रत्यास्थ का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी वस्तु को तनन करते हैं, तनन का मतलब उसमें हम खींचते हैं दाब लगा के, और जब उस वस्तु को हम तनन करते हैं तो तनन के कारण जो वस्तु है वो क्या हो जाती है? उस वस्तु में तनाव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात विस्तार हो जाता है उस वस्तु का। और जैसे ही हम उस बल के मान को वहाँ से रिमूव करते हैं, हटा लेते हैं, तो जो वस्तु है वो अपनी पुनः मूल अवस्था में क्या हो जाती है? लौट जाती है। इसलिए यहाँ से सभी जो बंध हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यास्थ होते हैं। इसलिए घूर्णन स्थिरांक का मान स्थिर नहीं होता है। इसलिए यहाँ से उसके घूर्णन स्थिरांक का जो मान होगा वो हमें स्थिर प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ से आपको लास्ट में ध्यान रखना है कि जे के मान बढ़ने से बी का मान घटता है। अर्थात यदि मैं यहाँ से जे का मान इंक्रीज कर रहा हूँ तो बी का जो वैल्यू होगा
और बी यहाँ पे क्या है, घूर्णन स्थिरांक कहलाता है। कौन सा स्थिरांक कहलाता है? तो यहाँ से जे जो है, जे की वैल्यू में यदि यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ तो बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ से डिक्रीज होगी। तो यहाँ से अदृढ़ घूर्णी जो है, इसके गुणात्मक विश्लेषण में आप यहाँ से बता सकते हो कि जो द्विपरमाणु अणु होता है उसमें प्रत्येक जो बंध होता है वो रिजिड नहीं पाया जाता है। इसमें सभी जो बंध होते हैं वो प्रत्यास्थ होते हैं, इलास्टिक होते हैं, अर्थात उनमें प्रत्यास्थता का गुण यहाँ पे पाया जाता है और उनके घूर्णन स्थिरांक का जो मान होता है उसका वैल्यू भी यहाँ पे स्थिर प्राप्त नहीं होता है। और जे के मान बढ़ने से, जे का मान यदि हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो जे का मान बढ़ने पर यहाँ से बी का जो वैल्यू है उसका मान यहाँ पे डिक्रीज होता जाता है। इसके बाद आप यहाँ से क्या बता सकते हो कि घूर्णन क्वांटम संख्या जो जे है उसका मान यदि उच्च मान होगा, घूर्णन क्वांटम संख्या जे जो है उसका मान यदि यहाँ से क्या होगा, उच्च मान होगा, तो यहाँ से जो अणु होगा वो अणु क्या करेगा, तेज़ी से घूर्णन स्टार्ट करता है। यदि जे घूर्णन क्वांटम जो संख्या है उसका मान ज़्यादा है तो इसका मीन्स ये हुआ कि अणु जो है वो तेज़ी से क्या करने लग जाता है, घूर्णन यहाँ पे करने लग जाता है। अब देखिए, जैसे ही अणु यहाँ से तेज़ी के साथ क्या करेगा, घूर्णन यहाँ से प्रारंभ करता है, तो घूर्णन के कारण जो बंध होता है उस बंध में क्या उत्पन्न हो जाता है, तनन उत्पन्न हो जाता है। बंध में तनन उत्पन्न होगा, अर्थात जो बंध है उसमें यहाँ से तनाव उत्पन्न हो जाता है और तनाव उत्पन्न होने के कारण और द्विपरमाणु जो अणु हैं उनके मध्य की जो बंध की दूरी है r, उसका मान यहाँ से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इस स्थिति में क्या होता है, अणु जो होता है वो दृढ़ घूर्णी नहीं रह पाता है और अणु किसकी भांति यहाँ पे व्यवहार करने लग जाता है, अदृढ़ घूर्णी की भांति यहाँ पे व्यवहार करने लग जाता है। और अणु का जो जड़त्व आघूर्ण है वो I से भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और इसके लिए B जो है घूर्णन स्थिरांक का जो मान है वो हम निम्न फॉर्मूले के माध्यम से यहाँ पे उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ से आगे आप इसमें क्या बताओगे, नेक्स्ट आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि घूर्णन क्वांटम संख्या जे के, घूर्णन जो क्वांटम संख्या है जे के उच्च मान पर, जे का हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, उच्च मान ले रहे हैं। उच्च मान पर जो अणु है वो तेज़ी से क्या करेगा, यहाँ पे घूर्णन स्टार्ट करेगा और तेज़ी से घूर्णन करेगा तो उसके जो बंध है उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ से तनन उत्पन्न हो जाएगा। फलस्वरूप उसकी बंध की जो दूरी है r का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। r का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इस स्थिति में जो अणु था वो दृढ़ घूर्णी नहीं रह पाता है, वो किसकी भांति व्यवहार करता है, नॉन रिजिड की भांति वो क्या करता है, यहाँ से व्यवहार करता है। और अणु का जो जड़त्व आघूर्ण है I वो भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है और जिससे B का जो मान है वो निम्न प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। निम्न प्रकार से इसका मान जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज यहाँ से हो जाता है। तो यहाँ से अदृढ़ घूर्णी जो है, अदृढ़ घूर्णी की परिभाषा में आप यहाँ से क्या बता सकते हो, अदृढ़ घूर्णी की परिभाषा में आप यहाँ से बताओगे कि द्विपरमाणु जो अणु होते हैं उसमें प्रत्येक बंध रिजिड नहीं होता है, सभी बंध उसमें इलास्टिक होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं। इसलिए घूर्णन स्थिरांक का जो मान है वो स्थिर हमें यहाँ से प्राप्त नहीं होता है। जे का मान बढ़ाने पर बी का मान घट जाता है और घूर्णन जो क्वांटम संख्या है जे, उसके उच्च मान पर अणु जो है वो तेज़ी से घूर्णन करने लगता है, जिससे बंध में यहाँ पे तनन उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप बंध दूरी r का मान यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और इस स्थिति में जो अणु है वो दृढ़ घूर्णी नहीं रह पाता है, अपितु यह किसकी भांति यहाँ पे व्यवहार करने लगता है, नॉन
नॉन रिजिड जो रोटर होता है उसकी भांति यहाँ पे व्यवहार करने लगता है और अणु का जो जड़त्व आघूर्ण है आई का मान, उसका मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इससे बी का जो मान है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज यहाँ पे होने लग जाता है। अब यहाँ से देखिए इसका जो बी का वैल्यू है वो क्या होता है, ये आप सभी को पता है। बी जो है उसका मान मैंने आपको बताया था कि बी का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होता है, बंद दूरी हमने भी डिस्कस किया, थर्ड रोटेटर हमने डिस्कस किया, उसमें भी बी की जो वैल्यू है, घूर्णन स्थिरांक जो हमने लिया था उसका वैल्यू हमने प्राप्त किया था। तो यहाँ से बी जो है, बी का जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाता है h/8π²IC। बी इक्वल टू यहाँ से क्या प्राप्त होता है, बी इक्वल टू h/8π² हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, बी इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या रिटर्न कर सकता हूँ, बी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, बी इक्वल टू h/8 π²IC। बी इक्वल टू हमें यहाँ से वैल्यू फाउंड होती है, बी इक्वल टू h/8π²IC। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जे के उच्च मान पर, जे के कौन से मान पर, उच्च मान पर घूर्णी ऊर्जा स्तरों, घूर्णी ऊर्जा स्तरों के मध्य की जो दूरी है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है। अर्थात जे के मान बढ़ने पर दो निकटवर्ती स्पेक्ट्रम जो लाइन है उनके मध्य की जो दूरी है वो क्या रहती है, हमेशा समान रहती है। परंतु जे के मान के संगत घूर्णन ऊर्जा स्तर दृढ़ घूर्णी मॉडल के सैद्धांतिक मान से कुछ नीचे यहाँ पे लवर होंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट आप इसमें बता सकते हैं कि जे के मान पर घूर्णी जो ऊर्जा स्तर हैं उनके मध्य की जो दूरी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यहाँ से जे का मान बढ़ने पर दो निकटवर्ती जो स्पेक्ट्रम लाइन है उनके मध्य की जो दूरी है वो क्या रहती है, समान रहती है। परंतु जो जे का मान के संगत घूर्णन ऊर्जा जो स्तर हैं दृढ़ घूर्णी मॉडल के सैद्धांतिक मान से हमें यहाँ से कम वैल्यू प्राप्त होती है। अब देखिए इसके बाद में यहाँ से सैद्धांतिक मान से कुछ नीचे वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इसके बाद यहाँ से आप क्या बता सकते हो कि अतः उच्च जे के मान पर घूर्णी ऊर्जा स्तरों के मध्य की दूरी कम हो जाती है। यदि हम यहाँ पे जे का जो मान है वो क्या ले रहे हैं, उच्च मान ले रहे हैं, जे का मान यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम उच्च मान ले रहे हैं, तो घूर्णी ऊर्जा जो स्तर हैं उनके मध्य की जो डिस्टेंस है उसका मान यहाँ पे क्या हो जाता है। तो ये वाला जो पेज है ये हमने पहले ही समझ लिया है, ये दोबारा से रिपीट हो गया यहाँ पे। देखिए ये वाला जो पेज था ये हमने यहाँ पे बता दिया, अतः जे के मान पर घूर्णी ऊर्जा स्तरों के मध्य की दूरी कम हो जाती है, क्या होंगी, लवर होंगे। सैद्धांतिक मान से कुछ क्या होंगे, नीचे होंगे। देखिए यहाँ तक हो गया, नीचे होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से आप क्या कह सकते हो, यहाँ से हम कह सकते हैं
कि श्रोडिंगर समीकरण द्वारा, श्रोडिंगर जो समीकरण है उसके द्वारा एक अदृढ़ घूर्णी जो द्विपरमाणु अणु होता है उसके लिए घूर्णन ऊर्जा स्तरों को निम्न व्यंजक द्वारा यहाँ पे प्राप्त किया जा सकता है। तो श्रोडिंगर समीकरण द्वारा एक दृढ़ घूर्णी जो द्विपरमाणु अणु होता है उसके लिए घूर्णन ऊर्जा जो स्तर होते हैं उनको निम्न व्यंजक के द्वारा हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और वो व्यंजक यहाँ पे क्या दिया गया था ये आपको इसमें ध्यान रखना है, वेरी इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। ये एक इक्वेशन आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, उसके बाद कुछ नहीं करना। इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पद है उसमें हम HC से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, इसका मान सेमी इनवर्स में हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से हम दृढ़ घूर्णी और जो अदृढ़ घूर्णी अणु हैं उनमें घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य इनको हम दर्शा देंगे। और उसके पश्चात हम इनमें ऊर्जा स्तरों के मध्य जो अंतर होता है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से मेनली आपको इक्वेशन ध्यान रखना है EJ, ये ध्यान ही रखना पड़ेगा आपको। EJ इक्वल टू यहाँ पे होता है, EJ इक्वल टू यहाँ पे इक्वेशन होता है H² बाई 8π² I। EJ इक्वल टू H² बाई 8π² I JJ प्लस 1 JJ प्लस 1 माइनस H की पावर 4 H की पावर 4 32 पाई की पावर 4 पाई की पावर 4 I² I² R² के J² J प्लस 1 स्क्वायर। और इसका जो वैल्यू है वो हमें यहाँ से किस में फाउंड आउट होगा, जूल में हमें इसका वैल्यू यहाँ से फाउंड आउट होगा। ये जो वैल्यू है ये किस में प्राप्त होगा, हमें यहाँ से जूल में। तो यहाँ से देखिए अदृढ़ घूर्णी जो होता है, अदृढ़ घूर्णी के लिए श्रोडिंगर जो समीकरण है उस पर एक अदृढ़ घूर्णी जो द्विपरमाणु है उसके लिए घूर्णन ऊर्जा जो स्तर हैं उनको हम इस व्यंजक के द्वारा व्यक्त करते हैं। और ये व्यंजक क्या है एक बार दोबारा से आप देख लीजिएगा। EJ इक्वल टू यहाँ पे होता है EJ इक्वल टू H² बाई 8π² I J प्लस 1 माइनस H की पावर 4 बाई 32 पाई की पावर 4 I² R² के J² J प्लस 1² और ये जो वैल्यू है किस में हमें प्राप्त हो रही है, जूल में हमें यह प्राप्त हो रही है। तो यहाँ से देखिए आज की क्लास के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको इसको किस प्रकार से रिटर्न करना है, आपको यहाँ से हेडिंग डालना है अदृढ़ घूर्णी का गुणात्मक विश्लेषण। ये हेडिंग डालोगे आप अदृढ़ घूर्णी का गुणात्मक विश्लेषण, क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ नॉन रिजिड रोटर। इसके बाद आपको ये वाला पेज इसमें रिटर्न कर देना है, ठीक है। ये पेज आप इसमें रिटर्न करोगे। नेक्स्ट इसके बाद में आपको यहाँ से ये वाला जो पेज है ये इसमें रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे
ये वाला जो पेज है ये रिटर्न करना है, सैद्धांतिक मान से कुछ नीचे होंगे, ठीक है। और यहाँ तक रिटर्न करने के पश्चात आपको देखिए मैं बोल रहा हूँ 2-3 लाइनें, वो इसके नीचे आपको मेंशन कर देनी है, सैद्धांतिक मान से कुछ नीचे होंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से क्या रिटर्न करना है, ध्यान से सुनिए। इसलिए जे के उच्च मान के संक्रमण पर तरंग संख्या म्यू का मान कम हो जाएगा। पहले कहा जा चुका है कि जे के उच्च मान पर अणु तेजी से घूर्णन करता है, जिससे बंध में तनन उत्पन्न हो जाता है और उसके परमाणु दूर दूर होने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बंध दूरी का मान बढ़ जाता है। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, इसके नीचे आपको क्या मेंशन करना है। इसलिए जे के उच्च मान के संक्रमण पर तरंग संख्या म्यू का मान कम हो जाएगा। पहले कहा जा चुका है कि जे के उच्च मान पर अणु तेजी से घूर्णन करता है, जिससे बंध में तनन उत्पन्न हो जाता है और उसके परमाणु दूर दूर होने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बंध दूरी का मान घट जाता है, ठीक है। यहाँ तक इसको रिटर्न करोगे, मैंने बोला जहाँ तक। उसके बाद आपको यहाँ से ये वाला जो पेज है रिटर्न नहीं करना है, उसके नीचे आपको यहाँ से ये वाला पेज रिटर्न कर देना है और लास्ट में ये वाली जो इक्वेशन है ये आपको इसमें मेंशन कर देनी है। इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, ए दृढ़ घूर्णने के लिए होता है एनर्जी का Ej = h²/8π² J+1 - h⁴ 32π⁴ I² J+1 और ये जो वैल्यू होती है किस में हम लेते हैं, जूल में लेते हैं। तो यहाँ तक इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एनर्जी के बारे में बात करते हैं और इसके जो घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं उनके बारे में हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।